और कुछ जो है पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। हाँ दोनों, हाँ ठीक है लिखवा देंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत भी करोगे ना, हाथ मजबूत भी रहेंगे, लिखते भी चलो, ठीक है। तो हम लोग जो है कि दोनों इसमें क्या कहते हैं, पीडीएफ में जो है आपको मैटर जो पहला चैप्टर है उसका मैं आपको साथ करते भी रहूंगा, सर को दे दूंगा, उनसे आपकी फोटो स्टेट या जो भी है XYZ या पीडीएफ है, रॉ मटेरियल ले लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, देयर आर 2 फेजेस। हाँ, 2 चरण इसके हम लोग चर्चा करेंगे। पहले चरण में जो डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है इसको हम लोग 2 चरणों में बांटेंगे। हाँ, देयर आर 2 फेजेस। फर्स्ट फेज इज 1773 टू 1895। 1853 या 58 तक, ठीक। एंड सेकेंड फेज इज 1858 टू 1947 का फ्रीडम एक्ट, ठीक है, फ्रीडम एक्ट तक, ठीक है। तो 2 चरणों में हम लोग संविधान के इतिहास को पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारा संविधान का जो है स्टार्टिंग हुआ। अगर देखा जाए तो बिना संविधान के कोई भी देश पंगु है। हाँ, मतलब अंधा लूला लंगड़ा सब है। संविधान अगर नहीं है, सोचो, अगर 1 मिनट के लिए अगर हम लोग थिंक करें कि अगर सोचो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तब क्या होता, हम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता, हम लोग एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। हाँ, एक दूसरे को नहीं, उसका भी अपना संविधान है, ऐसा नहीं है, सब हर देश का अपना अपना संविधान होता है, ठीक है। लेकिन अगर संविधान ना हो तो वास्तव में हमारा देश, सोचिए कि हम लोग, चूंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। हाँ, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। अगर सोचिए ये संविधान ना होता तो जो लोग हैं आपस में ही लड़ जाते। और देखते हैं कि संविधान के होते हुए भी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कास्ट बेस, रिलीजन बेस, सेक्स बेस। हाँ, अगर देखा जाए तो लड़का लड़की में भी बहुत अंतर होता है। हाँ, तो हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन चलता चला रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। हाँ, उस समय देखा जाए तो गार्गी, अपाला, घोषा जैसी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। उस समय महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, जो जनेऊधारी होते हैं जो, तो इस तरह से उनको भी समाज में बराबरी का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल, हाँ, उत्तर वैदिक काल के बाद जो है, जैसे ये सामवेद, अथर्ववेद, हाँ, वेद आए, आप इतिहास में जाइएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में करके आ जाऊंगा। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन घटती चली गई। फिर उसके बाद सल्तनत काल आया, फिर मुगल काल आया, इसमें भी महिलाओं का पराभव हुआ, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। अकबर कुछ ठीक करने का प्रयास किए थे। हाँ, अकबर जो है, जो जोधाबाई की बहुत सारी बातों को मानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। लेकिन फिर उसके बाद आता है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। भारत में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर के अब तक, तो जैसे अशोक के काल का,
अशोक के काल का जो मंत्रालय था वो आज भी प्रासंगिक है, हम लोग उसके बहुत सारी बातों को आज भी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ साथ उससे पहले भी आप देखोगे तो 1498 में 1498 में कौन आया था भारत में? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए लेकिन सबसे बाद में गए थे। ठीक है, सबसे पहले आए लेकिन सबसे बाद में गए थे। फिर जो है आपने देखा होगा और भी डेनिश है, डच है, हाँ ये सब फ्रेंच है, और इंग्लिश जो है 1602 में आए। हाँ, 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में आए और 1612 में उन्होंने अपना यहां पर सूरत में फैक्ट्री डाली। ठीक, तो इस तरह से जैसे पहले जो सल्तनत काल के जो आक्रांता थे भारत में बहुत सारे, आप देखोगे यमन, शक, हूण, ये सब जो है भारत में सिर्फ लूट के दृष्टिकोण से आते थे। गजनी जो है भारत को लूट के 17 बार लूटा, हाँ मोहम्मद गोरी, तो ये सब क्या है, लूट करके वापस चले जाते थे। लेकिन फिर जो है देखा कि भारत इतना सुंदर सा देश है, इतना अच्छा देश है, क्यों ना यहीं पर ही घर बना लिया जाए। तो इस तरह से फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर जो है सैयद वंश आया, और जो है आपका ये क्या कहते हैं लोधी वंश सबसे लास्ट में आया, और लोधी डायनेस्टी को खत्म कर बाबर जो है मुगल वंश स्थापित कर दिया। और इस तरह से 1707 तक एक तरह से देखा जाए तो मुगल काल का पूरा चरम पे था, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का पराभव शुरू हो गया। बहुत सारे शासक आए लेकिन सब लोफड़ थे, आवारा थे। ठीक है, इसलिए जो है ठीक से शासन नहीं कर पाए और भारत को संभाल नहीं पाए। हाँ, चाहे वह मोहम्मद शाह रंगीला हो, मीर कासिम हो, ये सब जो है अंत में अंतिम शासक 1857 में जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम शासक मुगल वंश का था, जिसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, उसे म्यांमार में दफनाया गया था। ठीक, तो इस तरह से यह जो है इन लोगों ने भारत पर शासन किया। तो मुगल काल हुआ या सल्तनत काल हुआ, तो इस समय भारत के लोगों के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे, सब कुछ उन्हीं के उस पर चलता था। जो वो कानून पारित करते थे उसे हम लोगों को मानना पड़ता था, जैसे जजिया कर ले लिया जाए। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस ये सब चलाए जा रहे थे। तो उसी के बाद देखा जाए तो जो सबसे पहला बैटल था वह था 1757 का, यानी 1757 का प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो एक नया मोड़ भारत में ले रहा था, यानी भारत में एक नई, रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, तो नई चीजें पनपने लगी थी। अंग्रेज तो आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन देखा कि यहां पर असीम संभावनाएं हैं, भारत जो है सोने की चिड़िया है, तो क्यों ना इस सोने की चिड़िया को लूट लिया जाए। तो इस तरह से अंग्रेज भी लूटने के दृष्टिकोण से भारत में अपना पैर जमाने लगे, और उन्होंने देखा कि यह जो है मुगल वंश धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो क्यों ना अब अपनी सत्ता स्थापित की जाए। और प्लासी के बैटल के बाद 1764 का 1764 का बक्सर बैटल, यह सबसे ज्यादा निर्णायक सिद्ध हुआ। यह सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों के मन में दूसरा लेवल का लड्डू फूटा 1764 में, और इस तरह से भारत पर पूरी तरह से वह अपनी काबिज हो गए। और जो भी यहाँ के राजा महाराजा थे उनको पेंशन दे करके या उनको जो है कुछ पैसे दे करके धीरे धीरे करके संधियों के माध्यम से अपने अंदर समाहित कर लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत की नकेल कस दी थी और पूरी तरह से टैक्सेशन व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं उसको जो है लागू कर दिया था। अब भारतीय लोगों के ऊपर भारत जो है कच्चा माल का पूरा हब बन गया था, यानी भारत आज भी देखा जाए तो भारत के पास आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है वर्ल्ड में, जो है सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स अगर किसी के पास है तो अपने भारत के पास है। भारत जो है आज भी सबसे बड़ा मार्केट है, इसीलिए भारत को विश्व गुरु की उपाधि दी जा रही है। भारत आने वाले समय में अगर हम सब एक रहे तो, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग कान के कच्चे हैं,
कौआ कान लिए जा रहा है तो कौआ का पीछा करने लगते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कान लगा हुआ है कान में ही। तो इस तरह से हम लोगों में भेड़ चाल है, जो कह दिया वही करना शुरू कर देते हैं, सुनते ही नहीं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, अभी कोई घटना घटित होती है तुरंत उसके साथ रील उल आजकल खूब चल रहा है ना, आपने देखा होगा, इसमें राजा रघुवंशी चर्चा में हैं। हाँ, उनको ले जाकर के उनकी पत्नी, ऐसा माना जा रहा है कि पत्नी ने ही हत्या कर दी। तो आजकल के पुरुष बड़ा डरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आए दिन घटनाएं, कोई सीमेंट बॉक्स में डब्बा में बंद है तो कोई कहीं हो रहा है, तो बड़े डरे हुए हैं। और वो लोग भी पुरुष आयोग की मांग करते नजर आ रहे हैं कि हमें भी बचाया जाए महिलाओं से। हाँ, तो इस तरह से ये महिला सशक्तिकरण है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत में रॉ मटेरियल्स को ले जाकर के कहां ले जा रही थी, ब्रिटेन में ले जाकर के उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार करती थी और उसी प्रोडक्ट को हमारे यहां ला करके बेचती थी। तो ये अक्षय कुमार की उस पिक्चर की तरह है कि 10 तुम्हारे 10 हमारे, फिर बराबर हो गया, फिर कहा 5 तुम्हारे 5 हमारे, अंत में पूरा पैसा उसका ले लिया। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से क्या है कि हमारा ही माल और हमें ही को ही प्रोडक्ट बनाकर हमसे ही दुगने दाम में बेच रही है। तो हमको जो है बिना किसी मतलब बहुत ही कम पैसे में, ऊपर से उस पर टैक्स लगा देती थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था, बहुत पगला था, डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही था वो भी, तो वो जो है क्या करता था, घासों पे टैक्स लगा दिया था। तो पूरी तरह से भारत के बहुत सारे लोग मारे गए। जब हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, हिस्ट्री बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही, जबकि सबसे बुद्धिमान था पूरे जो है सल्तनत काल में, सबसे बुद्धिमान जो है शासक कोई था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। लेकिन जो है अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए उसे रक्त पिपासु कहा जाता था, हाँ, लंपट मूर्ख कहा जाता था, वैशाख नंदन कहा जाता था उसे। हाँ, तो इस तरह से वह जो है अपनी योजनाएं, तो क्या किया, टैक्स लगा दिया और सूखा पड़ा हुआ था तो घासों पे टैक्स ले रहा था। तो लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो पूछा कि यार टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सेनापति ने कहा कि भैया इस बार सूखा पड़ा है। तो कहे वो क्या होता है, उसको तो पता ही, राजा है। तो बताया कि भाई सूखा पड़ा हुआ है, इस बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो घासों पे हम लोग, तो कहे घास पे क्यों टैक्स ले रहे हो, फिर हालांकि बाद में मना किया। तो इस तरह से बहुत सारा, खुरासान कराचिल का युद्ध, तो इस तरह का जो है उसकी सनक भरी योजना। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि हमारे माल को ले जाकर के, अब सोचिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद। देखिए कितनी अच्छी तरीके से याद है, यानी आप लोगों के अंदर अंग्रेजियत भर दी गई है और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों के अंदर आज भी बोलते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। अब कालिदास कब पैदा हुए थे, शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, कुछ समझे कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। तो ये अंग्रेजों ने हमको ट्रैप कर लिया है, हम लोगों को ट्रैप कर लिया, हमारे भारतीयों को, चूंकि जानते थे अगर इनको ट्रैप नहीं करोगे तो ये पूरे विश्व पे राज करेंगे। भारतीयों को ये ट्रैप नहीं किया गया होता तो ये पूरे विश्व पे राज करते। सोचिए इतने बड़े विशाल काय देश को भारतीयों ने स्वतंत्र करा दिया। भारत की स्वतंत्रता जो है, आप देखो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, गरम दल नरम दल, इन सब लोगों के पास कौन से संसाधन थे आप बताइए, कोई संसाधन था, कोई राफेल विमान तब थोड़ी था, वो तो आज हमारे पास आया। तो उस समय कोई भी विमान या बड़ी मिसाइल नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों को हम भगा दिए। लेकिन वही अंग्रेज सोच रहे थे कि गजब के इनके अंदर शक्ति है। सोचिए अगर ये फ्री हो गए, फ्री मंत्र से सोचने लगे तो ये तो पूरे विश्व पे राज करेंगे। तो ऐसा करो कि इनको फंसा के जाओ, तो ऐसा करो हिंदू मुस्लिम राइट करा देना, जाति जाति में लड़ाई करवा देना। आज आप देखिए आरक्षण जैसी व्यवस्था, हाँ, इससे आपस में हम लोग लड़ने लगते हैं कि ये ओबीसी है, ये एससी है, ये जनरल है, ये ट्राइब्स है, हाँ, ये फिर धार्मिक लड़ाइयां करते हैं, फिर जातिवादी टिप्पणी के साथ साथ क्षेत्रवादी टिप्पणी भी हम लोग करते हैं कि कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है। इस तरह के हम लोग रीजनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि नहीं, बताइएगा। तो ये सब किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है। उन्होंने यह सब रायता फैला के चले गए हैं और उसको हम लोग समेटने में टाइम लग रहा है। अगर हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर दें तो वास्तव में पूरे विश्व में राज कर सकते हैं। शून्य का आविष्कार हमारे भारत ने ही दिया था ना। हाँ, सर्जरी सिस्टम्स, चरक और सुश्रुत संहिता प्राचीन काल में थी। अंग्रेज कहते हैं हमने ऑपरेशन का प्रयोग किया, हमने शल्य चिकित्सा किया, गधे थे सब, हमारा चुरा ले गए और हमारी इतिहास को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। मैनचेस्टर भारत का होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि मैनचेस्टर में कौन सा कपास पाया जाता है भैया इंग्लैंड में,
बताइए ना। तो कपास हमारे यहां से ले जाकर के वहां टी शर्ट बना करके सलमान खान की यहां लाके बेच देते थे। अब जो है टी शर्ट बेच दिए। टी शर्ट किसकी है? हमारी ही तो थी, लेकिन बेचे क्या? नाम प्रोडक्ट डाल दिया क्या? ब्रिटेन का। तो मानचेस्टर कहा जाने लगा कि भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयंबटूर, भारत का कोटोनोपोलिस मुंबई, हाँ, जापान का मानचेस्टर ओसाका, ब्राजील का मानचेस्टर साओ पोलो। तो इस तरह से जो है मानचेस्टर नाम दे दिया, अपना नाम ले लिया गधा। तो इस तरह से जो है ये ब्रिटिश सरकार, हम तो सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं इन अंग्रेजों को। इन अंग्रेजों ने हमारे यहां बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करके गए, हमारे पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके चले गए, और आज उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, और वह अंग्रेजियत अभी भी हमारे अंदर से नहीं जा रही है। अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे इन लोगों ने हमारे शरीर के, हमारे डीएनए में अंग्रेजियत भर दी है। तो इस तरह से 1773, तो ये क्या हुआ कि 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अपना शासन करने लगी, कच्चा माल यहां से वहां ले जाने लगी। ठीक, फिर 1770 में यानी 1770 में भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और इस तरह से सब कुछ नष्ट हो गया, लोग भूखों मरने लगे। ठीक है, उस समय साहूकार, सेठ साहूकार हुआ करते थे, महाजनी प्रथा थी। हाँ, तो आम आदमी उनसे पैसा लेता था। ठीक, गरीब आदमी कभी भी आप देखोगे आज भी, हाँ, वो एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, सुना होगा। अब आप लोग तो नए जमाने के, पता नहीं देखा है कि नहीं, सुना होगा ना मदर इंडिया। फिल्म का नाम ही नहीं सुना है, किस ग्रह से आए हैं भैया। ठीक है, तो इस तरह से नरगिस जो है पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जीती है। आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब पता होना चाहिए। पहली ऐसी महिला थी जो फिल्म फेयर अवार्ड, नरगिस दत्त, उसमें मां का रोल किया था। जो है सुनील दत्त उनके हस्बैंड थे और उसमें उनके बेटे बने थे। ठीक, तो उसमें क्या था, लाला मेरे मां के कंगन वापस दे दे। तो लाला उसको उधार दिया था, उसके कई पुश्तें उधार नहीं चुका पाती थी। यही स्थिति 1773 में थी। लोग जो है भूखों मर रहे थे, लोगों के ऊपर कर्ज के उसमें दबे हुए थे, और भारतीय लोग आशा की राह देख रहे थे कि कोई तो योद्धा आएगा जो उसे बचाएगा। कहीं से भी, चारों तरफ अंधकार भारत में था, चारों तरफ जो है वैमनस्यता, चारों तरफ जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और ये महाजनी व्यवस्था, ये सेठ साहूकार, ये जो जमींदार, ये मिल करके भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे। ये तो थी भारतीयों की समस्या। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस जो है फेमाइन की वजह से, इस जो है अकाल की वजह से क्या था, वो भी घाटे में चल रही थी। लेकिन उसके कर्मचारी मौज कर रहे थे, जहां जैसे हर जगह होता है। अब जैसे अपने भारत में देखिए शिक्षा पद्धति क्या है, शिक्षा पद्धति जो है देखा जाए तो डोरमेंट स्टेज में चली गई है। आज आप प्राइमरी एजुकेशन देखिए, गांव में प्राइमरी एजुकेशन के क्या हालात हैं। 10 बजा नहीं कि पूरी की महक आने लगती है। हाँ, खाने का जुगाड़ शुरू हो जाता है। गुरुजी जो है पढ़ाने में कम, दाल में कितना कंकर डालें उसमें व्यस्त रहते हैं। ठीक है, मिड डे मील योजना, मैं मिड डे मील योजना का जो है विरोध करता हूं। इससे अच्छा उनको घर में दे देते, खा पी करके आते, यहां पढ़ाई करते। अब जो है वहां पर 10 बजे से ही खाना बनाने का शुरू हो जाता है कार्यक्रम। पहले की प्राइमरी एजुकेशन इतनी तगड़ी एजुकेशन हुआ करती थी। आज आप देखो, कोई भी अपने भाई बहन को प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने देना चाहते हो? नहीं देना। क्यों? क्योंकि वहां पर इस व्यवस्था ही सब खराब हो गई, पढ़ाई हो ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बेस था वही कमजोर किया जा रहा है। और उसी डर से हम कहां जाते हैं? कॉन्वेंट एजुकेशन में। इसीलिए हम कॉन्वेंट के स्कूल में, कॉन्वेंट में अंग्रेज, अब आप क्रिश्चियन स्कूल आप देखोगे गांव गांव में खुल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, इतनी क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है जितना अंग्रेजों के समय में नहीं बढ़ी थी, उतनी आज बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट को ब्रिटेन कहा जा रहा है, पता है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट जो है नागालैंड पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गया है। हाँ, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज 90% से अधिक क्रिश्चियन नागालैंड में पाए जा रहे हैं। आज जो मणिपुर में ये जो हिंसा चल रही है, इसके पीछे का कारण कभी सोचा? वहां पर जो मैतेई हैं और नागा कुकी जो है, तो मैतेई जो है वो वैष्णव धर्म से आते हैं और नागा कुकी जो है क्रिश्चियन है, और ये सब ट्राइब्स से, उनको ट्राइब्स दे दिया गया, तो वो ट्राइब का भी लाभ ले रहे हैं और ईसाई मिशनरीज का भी लाभ ले रहे हैं। तो वो बहुत प्रॉस्पेरिटी उनके अंदर आ गई है, और जो मैतेई हैं वो भूखों मर रहे हैं। तो वो मांग की है कि हमको भी ट्राइब्स ग्रुप में डाला जाए, इसीलिए वहां मारकाट शुरू हो गई। तो ये आज का नहीं, पूरा इतिहास में जाओगे जड़ में ना,
तो बहुत बड़ी समस्या है। भारत जो है, भारत की स्थिति वही है जो हमारे मुंह में जीभ की स्थिति है। इधर उधर दबाओ तो कट से दब जाती है। हाँ, जीभ खाना खाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं नहीं जीभ दांत के नीचे आ जाती है। तो भारत की भी स्थिति हमारे वही है। भारत पड़ोसी मुल्कों से तो परेशान है ही, साथ में आंतरिक समस्याओं से भी जूझता रहता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, हाँ, उग्रवाद, नक्सलिज्म, ये सब क्या है? आंतरिक समस्याएं हैं। यह जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। सोचिए अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आज भारत हमारा कहां होता। कितना पैसा नक्सलियों क्षेत्र में खर्च किया जाता है हमारा, कितना पैसा उग्रवादियों को शांत कराने में खर्च किया जाता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो भारत का स्वर्ग कहलाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप जा सकते हैं, वहां घूमने जा सकते हैं। देखिए हनीमून मनाने गए थे, मून में पहुंच गए ना राजा रघुवंशी। तो ये स्थिति हो गई। तो कारण क्या है कि स्थिति जो है, इतना अच्छा जगह था बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया। तो कारण क्या है? आज हम लोग पूरी तरह से जो है यह अंग्रेजों की देन है। अभी आप देखोगे तो वहां पर देखोगे तो चीजों को, अरे थोड़ा थोड़ा बीच में आप लोगों को, चूंकि ये सिलेबस बहुत कहीं कहीं टफ भी आएगा, तो थोड़ा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा। किसके बाद? उग्रवाद। देखिए उग्रवाद क्या है, एक मिनट शांत हो जाओ बेटा। बच्चे ने पूछा है उग्रवाद क्या होता है। उग्रवाद जो है विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं, चरमपंथी लीडर्स हैं, जैसे हम चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा है कि मुझे व्यवस्था दो, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक, तो इसीलिए नागालैंड हुआ, बोडोलैंड। अब जैसे बोडो उग्रवादी हैं तो वो अलग से बोडोलैंड की मांग करते हैं कि हमको जो है, जहां पर बोडोलैंड है वहां पर बहुत सारी टाइप्स पाई जाती हैं, जैसे रेंगमा है, मिकिर है, बरेल है, ये सब पहाड़ियां भी उनके नाम से जनजातियां भी हैं। तो ये लोग कहते हैं, उसका जो नेता है वो पढ़ लिख लिया और सब तो वैशाख नंदन है, तो उनको क्या कहा कि हम जो है अलग से शासन चलाएंगे। हाँ, जैसे सिक्किम में गोरखालैंड की मांग की जाती है। तो ये सब क्या है, उग्रवादी संगठन के रूप में डेवलप हो, जैसे बोडोलैंड। हाँ, मणिपुर में आइजैक मुइवा संगठन है, नागालैंड में। तो इस तरह से कई हजार उग्रवादी संगठन भारत में सक्रिय है, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक, तो इस तरह से वो मांग करते हैं कि इस क्षेत्र का पूरा हम सरकार के रूप में काम करेंगे, हमें स्वायत्त राज्य दे दीजिए। ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में वो काम करना चाहते, बोलते सरकार तुम रहने दो, मैं यहां पे चलाऊंगा, अपना पूरा शासन चलाऊंगा। तो इसलिए उग्रवादी, चरमपंथी, नक्सल, ये सब हमारे ही लोग हैं। ये अंतरराष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये आंतरिक समस्या है। जैसे आतंकवाद क्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है। टेररिज्म जो है एक्टिविटी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो है, जो उग्रवाद है, ये माओसिस्ट हैं, ये सब क्या हमारी आंतरिक समस्या है। लेकिन वही बात आती है, चूंकि वह क्या है कि हमसे नाराज हैं, वो हम लोगों से आम हैं, हमारे ही लोग, लेकिन वो असंतुष्ट हैं, उनको जो है ठीक से प्रबंधन नहीं मिला। क्योंकि देखिए नक्सलिज्म जो होता है, नक्सलाइट कैसे बना? नक्सलिज्म 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वहां पर दो ही वर्ग होता था, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। बीच वाला तो है ही नहीं, मध्यम वर्ग नहीं था। तो एक तरफ एक के पास तो बहुत पैसा है, चांदी के चम्मच से खा रहा है, और दूसरा क्या है, उसके पास खाने को बर्तन नहीं है, हाथ में ही खा रहा है। इवन खाने का भी नहीं है जुगाड़। जब पेट खाली होगा तो मन में क्या आएगा कि सामने वाला जा रहा है, उसको लूट लिया जाए। तो यही है सर्वहारा की क्रांति, इसी को नक्सलिज्म कहते हैं। तो उन लोगों ने वहां पर जो है, ये नक्सलिज्म जब आया तो शांतिपूर्वक आंदोलन, लेकिन उसमें दो गुटों में बढ़ गया। एक जो है क्रांतिकारी हो गया, मारकाट करने लगा। तो कहता नहीं है मार्क्स, क्या कहता है मार्क्स? दुनिया के मजदूरों होश में हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, सब कुछ पाना ही पाना है। और इससे में सर्वहारा की क्रांति हो जाती है, उसी को नक्सलिज्म कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से नक्सलवाद, उग्रवाद, ये सब समस्याएं आई जो है भारत में, ये आज भी पनप रही हैं। सोचिए ये सब समस्याएं हैं। हाँ, तो 1773 में अब भारतीयों को कुछ भी नहीं दिख रहा था कि उनका कौन आएगा रक्षक, कौन आएगा जो है बचाने। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार की नजर भारत के आंकड़ों पर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को लाभ देना कम कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे में जब लॉस में जाती है, जैसे आप देखो कोई कंपनी आज ही देख लो आप, जैसे बहुत सारे आपके भैया भाभी फैमिली के लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग प्राइवेट, कुछ लोग सरकारी जॉब में काम कर रहे होंगे। तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, छटनी होती है ना, फायर,
आजकल एक नया इंग्लिश में वर्ड है, आपको फायर कर दिया गया, तो फायरिंग शुरू हो जाती है। तो फायरिंग में क्या होता है, जो देखते हैं कर्मचारी काम का है उसको रखेंगे, जो काम करें उसको निकाल दिया जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा जो है वो है। अब ऐसे में फिर बोल दिया जाता है कि इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी में काम करोगे नहीं तुमको निकाल दिया जाएगा। अब तो कंपनी इस तरह से कटौतियां करना शुरू कर दी। हाँ, अब जो है हालांकि कर्मचारी उसमें जो बड़े अधिकारी थे वो लूट खसोट करके अपना तो जेब भर लिए थे, लेकिन और लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी। अब जब घाटे में जाएगी तो ब्रिटिश सरकार को कहां से वो टैक्स देगी, तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। कौन सा एक्ट लाया? 1773 का। अब हम भारतीय खुश हो गए कि अच्छा हुआ, जैसे आज नरेंद्र मोदी हाँ, अडानी हुआ, अंबानी हुआ, इनके ऊपर अगर कोई टैक्सेशन व्यवस्था लाते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, है ना। किसी बड़े आदमी को भारत के सरकार जब गिरफ्तार करती है तो हम लोग खुश होते हैं, अच्छा हुआ खूब चोरी किया था, हाँ, जबकि मिलना हमको 1 रुपया नहीं है, लेकिन हम लोग खुश होते हैं। उसी तरह से उस समय भारतीय भी खूब खुश हो रहे थे कि ईस्ट इंडिया पर अब कंट्रोल होगा, और उस कंट्रोल के तहत अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। बंगाल का नहीं था बेटा, वो भारत का था, और वो भी ब्रिटिश भारत नहीं, स्वतंत्र ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कह सकते हो, ठीक है बेटा। यस, हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो भारत का, हम तो बंगाल पूछे थे ना बेटा। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यस, वॉरेन हेस्टिंग था बेटा। हाँ, तो 1773 से बंगाल का गवर्नर, देखो इसको जो है ना एक एक याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो एक क्रम से याद रखना। देखिए बच्चे ने कर दिया ना गड़बड़, तो इस तरह से याद रखना, इसको एक बॉक्स में बना लो, ठीक है, कभी आज के बाद गलती नहीं करोगे। वैसे आपको याद होगा लेकिन स्लिप कर जाता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय गलती। आपकी पढ़ाई में कमी नहीं है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो कभी मत करना। तो जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होगा बताओ बेटा? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लास्ट, हिंदी में भी लिख दूं, ठीक है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? यही होगा, ठीक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। हाँ, इसको क्रम से लिख लो, कभी भूलेगा नहीं, ठीक। वैसे याद है आपको, लेकिन इस सबको एक जगह रखा करो, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में कई बार गलतियां, चूंकि अभी आपकी उम्र कम है। हाँ, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव 1757 में था, हाँ, 1757 में, ठीक। ये कब था? 1757 में, और ये 1773 में, और ये भी क्या है? 1773 में ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, ठीक। अब ये अभी बेटा एक्ट में पढ़ाऊंगा, अभी मैं कह रहा हूं ना, इसको एक जगह कर लो, फिर जैसे आपको रास्ते में मिलेगा तो खूब मजा आएगा ये सुनने में। हाँ, तो ये एक बॉक्स में रख लो, ये बहुत काम आएगा, बहुत हर परीक्षा में पूछा जाता। हाँ बेटा, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, WARRENHASTING, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। अब देखिए लास्ट गवर्नर जनरल, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, डॉट डॉट कर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था बेटा? हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ, विलियम बेंटिक, बेंटिक, हाँ, विलियम
बेंटिक, बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। ये कब था, ये कब था बोलो? 1833, 1833। 1833 से ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और कौन सा भारत? ब्रिटिश भारत। हाँ, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ठीक है यहां तक। फिर इसके बाद हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, ब्रिटिश इंडिया। हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हाँ बेटा, 1833 एक्ट, 1833 एक्ट के तहत 1833 में बंगाल के गवर्नर, अभी एक्ट जब पढ़ाएंगे तो ये सब आएंगे। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक, यहां तक क्लियर। आगे चले। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग इन 1858, 1858, ठीक, 1858 में लॉर्ड कैनिंग उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था, ठीक, जिसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। 1858 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहलाया जाने लगा। कब से? 1858 एक्ट से। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो फिर से बोल दे रहा हूं बेटा। 1858 एक्ट के तहत, 1858 एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का वाइसराय कहा जाने लगा, ठीक। तो पहला वाइसराय कौन होगा? जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम बचा रहे हैं मार्कर, आप लोग तो नहीं बचाए। हाँ, आप लोग पूरा लिखे, ठीक, नहीं फिर हाचपोच हो जाएगा, हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अरे वही मतलब समझ लीजिए भावनाओं को, ठीक है। तो 1858, ठीक है। ये कॉपी में खूब अच्छा से एक पेज में बना के छोड़ दो, बहुत बार आया हुआ है, खूब गड़बड़ करते हैं बच्चे। आगे चले, हो गया। अब अगला है लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब बोलो बेटा जो तुम बोली थी। हाँ, लॉर्ड माउंट बेटन, BETEN, बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। कब? 1947, 1947, ठीक, 1947 लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। उस समय जो है वाइसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही बोला जाने लगा था लास्ट में भी, ठीक है। हाँ, लॉर्ड माउंट बेटन, BETEN, हाँ, TEN, ठीक है, बेटन, बेटन है, हाँ, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। अब हाँ, अब देखिए फ्रीडम आफ्टर इंडिपेंडेंट। हाँ, 1947 बेटा, 1947, ठीक है, 1947, हाँ, ठीक है। क्या हुआ बेटा? देखिए इंडिपेंडेंट, हाँ, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया फर्स्ट वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय या गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, और जो है स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है। वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर
स्वतंत्र भारत का, हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, इंडिया कौन होगा बेटा? इंडियन, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ठीक है, 1947 राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ठीक, हाँ चारी, ठीक है, हाँ ठीक है, चारी या चारी जो लिखना हो लिख लो, याद रखना बस। हाँ, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यह जो है ये पूरा क्रम है, अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम वाइस राय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना, ठीक, ठीक है। लिख लिया सबने? आपने लिखा बेटा? हाँ लिख लो। हाँ, ये वाला देखिए, जब भारत हमारा 1947 में स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता कौन दिला रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्रता के पहले भी वही था और स्वतंत्रता के बाद भी। जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद अपना राजपाट किसको दे दिया? लो भैया, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले, और ये सारी घटनाएं 1947 में ही घटित हो रही थी, और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होकर के भारत फिर अपना शासन शुरू हो जाता है, हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर अपना कहीं भी घूम सकते हैं, आने जाने की कोई भी अब मनाही नहीं है। नई सिविल लाइन में लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, हाँ लिखा रहता था, आज भी कई जगहों पे लिखा रहता है, हाँ कुत्तों से सावधान, हाँ अपने गेट पे लिखवा देते हैं जो अंदर पाले रहते हैं। तो इस तरह से जो है यह व्यवस्था थी, ठीक है। तो इतना जो है ये ध्यान रखना, ये अक्सर आपके एग्जाम में, पीटी एग्जाम में आता है और कंफ्यूजन करता है। लिख लिया सबने? ठीक है। तो अब जो है हम लोग कहां थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब ऐसे में थोड़ा समझ लीजिए फिर लिख लेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में अब जो है क्या था? वही मैंने बताया कि रॉ मटेरियल वगैरह कम हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल, पूरी नकेल कसने के लिए, हाँ कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का, और बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और गवर्नर जनरल के पास शक्तियां, अगर बात की जाए तो निर्णायक शक्तियां उसको दे दी गई, किसको? वारेन हेस्टिंग को। अब जो है 1773 में ही आपने देखा होगा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की भी देखरेख कौन करेगा? वारेन हेस्टिंग ही करेगा। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की भी देखरेख करेगा, कौन? जो है बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल के पास असीम शक्तियां दी गई, और इसको 4 सदस्यीय, हाँ 4 मेंबर वहां से आए, कहां से? काउंसिल के सदस्य 4 सदस्य आए, जो है ब्रिटिश सरकार ने 4 सदस्य, यानी वो 4 सदस्यों का काम क्या था? उनका काम यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क कैसा है, उनका कार्य कैसा है, वो भारतीयों से किस प्रकार जो है टैक्स वसूलते हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। जैसे उनके ऊपर ये प्रतिबंध, जैसे गिफ्ट वगैरह अब नहीं ले सकते, हाँ उनके ऊपर, उनके कर्मचारियों पर, जैसे आज भी देखिए गिफ्ट प्रथा है, किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो बुके देते हैं, कोई पेन वगैरह सोने की लेके चले जाते हैं, पैसा वगैरह देते हैं, तब अपना फाइल काम करवाते हैं, है ना। तो इस तरह से, लेकिन बहुत सारे ईमानदार अधिकारी भी हैं, बिना पैसे के भी करते हैं। देखिए भारत ये सब वो है, इसमें सब है, सभी प्रकार के लोग हैं, करप्ट पर्सन भी है और नॉन करप्ट भी है। तो इस तरह से यह गिफ्ट वाली प्रथा को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही समाप्त किया गया। अब भारतीयों को जब वो 4 सदस्यीय लोग पूरा टहल वगैरह करके देखे कि समस्याएं हैं, यहाँ की जनता में बहुत आक्रोश है,
बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अब ऐसे में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक, क्या की गई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब लेकिन इसका जो पूरा अंतिम निर्णय क्या था? कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का वही स्थिति है जो राज्य में गवर्नर की थी। तो बहुत ज्यादा, जैसे गवर्नर क्या है, बहुत ज्यादा निर्णायक वो नहीं ले सकता, ज्यादा ले लेगा तो राष्ट्रपति उसे वापस बुला लेता है। जैसे राष्ट्रपति की भी स्थिति भारत में क्या है, वही जो अपने घर में रिटायर्ड पापा की है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, जो ब्रिटेन में महारानी की वर्तमान में स्थिति है। तो हमारा राष्ट्रपति क्या है? रबर स्टाम्प है, रबर स्टाम्प ही तो है ना। तो भारत का राष्ट्रपति तो उस समय जो है यही हाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट स्थापित तो हुआ, लेकिन अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल लेती थी। कहां बैठी थी? वो लंदन में बैठी थी। तो इस तरह से कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, हाँ, तो इसमें 4 सदस्यीय, यानी एक जो है मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। अब जो है भारतीय बड़ा खुश हुए कि चलो कम से कम अब हमारी बात को लंदन की महारानी तक पहुंचेगी हमारी बात। हम लोग खुश हुए, लड्डू खाने लगे। हाँ, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि जो पर्ची बना करके यहां पर डाली जाती थी बॉक्स में, वो पर्ची जो है यहां पर फेंक दी जाती थी कूड़े के दान में। हाँ, यहाँ पे गार्बेज बैग में ये डाल दिया जाता था। और हमको लग रहा है कि महारानी को हमारी बात पता चली होगी, अब हमको लाभ मिलेगा। तो हम लोगों को बहुत विशेष लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण एक्ट के रूप में जाना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो एलिजा इम्पे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। किसके? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? एलिजा इम्पे बनाए गए। ठीक, और 3 अन्य सदस्य इसमें थे। तो लेकिन अंतिम निर्णय क्या था? प्रिवी काउंसिल लेती थी। ठीक, इस तरह से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गईं। अभी भारतीयों को पूरा अधिकार नहीं मिल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित नहीं हो पा रहा था। तब ऐसे में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके तहत अब बात की जा रही है कि इसको अलग अलग किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा आता है? पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत अब क्या किया गया? व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले, यानी ट्रेड इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज, यानी डायरकी सिस्टम कब आया? पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। और ऐसे में जो राजनीतिक मामले हैं और व्यापारिक मामले, अब भारतीय लोग खुश हुए कि व्यापारिक मामलों के लिए हमें इनसे संपर्क करना होगा, राजनीतिक मामलों के लिए इनसे संपर्क करना होगा। तो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, तो व्यापारिक मामले यानी पॉलिटिकल इश्यूज एंड ट्रेड इश्यूज। अब देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर और शिकंजा कस रही थी। ऐसे में हम भारतीय खुश हो रहे थे कि भाई ठीक चल रहा है मामला, फिट हो रहा है, बैठ रहा है व्यवस्था। और इस तरह से धीरे धीरे लेकिन हमारे भारत में अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार के तरफ से बहुत सारे ईसाई मिशनरीज, ईसाई पादरी, इन सब का भी आगमन होना शुरू हो गया था। ठीक, और इस तरह से एक 1793 का भी एक्ट है, उसमें भी बहुत सारी बातों को डाला गया। फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो आता है, चार्टर एक्ट 1813। कौन सा एक्ट आता है? चार्टर एक्ट। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए बेटा पढ़ना जरूरी है। हाँ, मुंह मत लटकाइए, थोड़ा सा हाँ, लेकिन मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि यूपीएससी के छात्र को भी नींद आने लगती है। हाँ, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगल बगल होगा कहीं, तो वो भी बेचारा टेंशन में आ जाता है कि इस चैप्टर, क्योंकि यहां से प्रश्न, चाहे वह आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, हर जगह इस चैप्टर से प्रश्न आता है। इसलिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास के टीचर भी इसको पढ़ाते हैं, पॉलिटी के भी टीचर पढ़ाते हैं,
कई बार तो इस चैप्टर को बोरिंग समझ करके लोग कल्टी मार देता है, निकल लेता है कि इसको रहने ही दो। लेकिन बेटा यहां से प्रश्न आता है, जो चीज कड़वी लगे वही फायदा करती है। हाँ, एंटीबायोटिक देखो कड़वी लगती है लेकिन तुरंत आराम मिलता है कि नहीं, तो इसीलिए इसको जो है अच्छे से करना है और इसका टेस्ट भी देना है। आपने पहले पढ़ लो, फिर हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, फिर जो है अगले चैप्टर में घुसेंगे। हाँ, तो जो जो काम हो उसका आउटपुट मिलता चले, रफा दफा करते चलो। हाँ, जो दिन भर पढ़ाई करते हो तो इसका आउटपुट लेते हो कि नहीं? सुबह से शाम पढ़ रहे हो, एवरेज कितना घंटे पढ़ते होगे? हाँ, पढ़ते होगे 1-2 घंटे तो पढ़ ही लेते होगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इतनी दूर आए हो 2 घंटा पढ़ने के लिए, कम से कम 6 घंटे पढ़ो। ठीक है बच्चे, तो करना ही क्या है यहाँ पे, पढ़ाई तो करने आए हो, 5-6 घंटे पढ़ लिया करो। हाँ, तो 5-6 घंटे नहीं, 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे, और वो भी बिना सेल्फी के। हाँ, बिना इंस्टाग्राम के, बिना फेसबुक के। हाँ, कंसंट्रेट करो अपने आप को। हाँ, पहले 1 घंटे की आदत डालो, फिर 2 घंटे की, फिर 3 घंटे की। तो जो ये कोचिंग पढ़ते हो इसको जाकर के घर पे बेटा रिवीजन जरूर करो। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। सेल्फ स्टडी करोगे तभी नैया पार होगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको तैरना सिखाते हैं, आपको करना अपने मन से ही है बेटा। तो इसलिए जो है सेल्फ स्टडी को बहुत ध्यान में रखना है। घर पे जाके जरूर स्टडी किया करो, नहीं सोचो कि अब तो कोचिंग पढ़ लिया मैं एनडीए सेलेक्ट हो गया। नहीं, आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो ये जो नोट्स बनवाते हैं इसको जाके रिवीजन करो, जैसे कि टेस्ट लूंगा तो खूब अच्छे से उत्तर दे सको। ठीक, तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटा अगर रेगुलर पढ़ाई कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको कमांडर बनने से। हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडर बनोगे ना। हाँ, तो सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडर बनोगे और आप फिर आईपीएस की परीक्षा में आपको छूट भी मिलती है। हाँ, यहाँ से अगर आप सिलेक्ट रहते हो उसमें एज का भी छूट मिलता है। हाँ, बहुत सारा आप लोगों को बहुत प्रिविलेज मिलती है एक बार सिलेक्ट हो जाओगे तो। हाँ, और खूब मजबूत रखो। हाँ, प्लेटो कहता है कि हमारा स्टूडेंट वही बन सकता है जो स्वस्थ रहे। हाँ, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, क्योंकि दिल्ली जैसे इस महान शहर में रह रहे हो जिसमें फ्री में 5-6 सिगरेट पीने को मिलती है। हाँ, तो इसलिए जो है सावधान रहना, बहुत ही पॉल्यूशन है यहाँ पे। हाँ, हम सब पैसिव स्मोकर हैं, वी आर पैसिव स्मोकर। हाँ, भले हम पीते नहीं लेकिन हम लोग ग्रहण करते रहते हैं। जो एक्टिव वाले हैं ना उनका धुआं हमारे शरीर में जा रहा है, तो उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। आप यहां से जब सेलेक्ट होकर जाओगे तो कुछ फेफड़ा अपना कमजोर करके जाओगे, तो वहां जाओगे ट्रेनिंग में फिर मजबूत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दो। हाँ बेटा, चार्टर एक्ट 1813 में 1813 में चार्टर एक्ट आया। अब जो है चार्टर एक्ट लाने के पीछे क्या कारण था? अब चार्टर एक्ट लाने के पीछे कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को, जो ट्रेड मोनोपोली था उसको समाप्त करना था। ठीक, जो व्यापारिक एकाधिकार था पूरे व्यापार पर किसका कब्जा था? किसका कब्जा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि भाई तुम चीन के साथ व्यापार कर सकते हो और चाय के साथ व्यापार कर सकते हो। चाय का व्यापार तुम ग्लोबल स्तर पे कर सकते हो, अफीम का व्यापार भी कर सकते हो। अफीम सुना है? ओपीएम कहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा अफीम कहां पाई जाती है? हाँ, वेरी गुड, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ही ओपीएम आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो इस तरह से अफीम, चाय और चीन का व्यापार, इन 3 चीजों का दिया गया। बात नहीं करो बेटा, प्लीज बात नहीं करो। अरे सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडरों शांत रहो, नहीं तो वहां जब ट्रेनिंग में जाओगे तो बड़ी पिटाई होगी। हाँ, तो इसलिए यहां से डिसिप्लिन बना के जाओगे तो वहां बहुत राज करोगे, वहां फिर मलाई खाओगे, नहीं तो इतना दौड़ाएगा कि हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा मैंने कि अफीम, चाय और चीन के साथ व्यापार को, इसीलिए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अलग टी टाइम जोन होता था। हाँ, यहां से 93.5 93.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हाँ, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जैसे भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से गुजरता है? कहां से? पीतमपुरा से। अच्छा, मिर्जापुर से। यस, एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मिर्जापुर। हाँ, इलाहाबाद, प्रयागराज जो है नैनी से
होते हुए मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक, तो इस तरह से चूंकि असम मिर्जापुर से दूर था, तो ऐसे में वह श्रमिकों से ज्यादा काम कराने के लिए अलग से टी टाइम जोन बनाया गया था। हालांकि अभी भारत सरकार, वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि भारत में भी एक टाइम जोन और होना चाहिए, लेकिन इस टाइम जोन को बनाने के लिए क्या होता है, सदन में जो है लोकसभा राज्यसभा में सदन में पारित किया जाता है। हाँ, फिर उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तब वह इंप्लीमेंट होगा। तो अभी 2018 में इसको लाया गया है कि फिर से भारत में 2 मानक समय बनाए जाएं, एक 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 93.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये ध्यान रखना, ईस्ट और वेस्ट बहुत ध्यान रखना, वेस्ट होता तो घट जाता, ईस्ट होता तो बढ़ जाता है। हाँ, अभी जैसे इस बार की यूपीएससी पूछा था कि 4 टाइम जोन से ज्यादा किन किन देशों में टाइम जोन है, तो इन सबको आप अपने मैप में देखते रहा करो, कहां कहां टाइम जोन, किसके सबसे अधिक टाइम जोन है, हाँ किसके 4 से अधिक टाइम जोन है, किसके 5 से अधिक टाइम जोन है, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो इस तरह से 1813 चार्टर एक्ट, पीछे वाले बैक बेंचर्स खूब बतिया रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो बेटा, बात नहीं करो। ठीक है, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, ट्रेड मोनोपोली को शांत किया गया, क्लोज कर दिया गया। अब क्या किया गया कि चीन के साथ व्यापार, चाय और अफीम का ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया कि भाई तुम इसको संभालो। इसके बाद फिर क्या आता है, भारतीयों को हाँ शिक्षा के लिए उत्साहित करना। चूंकि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हम देखने में तो हाड़ मांस से भारतीय लगें, लेकिन हमारे अंदर अंग्रेजियत झलकनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो सिविल सर्विसेज जो हुआ करती थी, सिविल सर्विसेज जो अंग्रेजों के समय में, इंडियन सिविल सर्विसेज इसी में आएगा, अभी आगे आएगा कि कब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में कराई जाने लगी। तो सिविल सर्विसेज अधिकारियों की जो एज थी 18 से 19 वर्ष की गई थी। जैसे अब आप लोगों की एज है, अब आप सेकेंड लेफ्टिनेंट कमांडर बन के जाओगे तो वहां जो वो संस्था है जो आपको ट्रेंड करेगी, तो वो आपको अपने हिसाब से ट्रेंड करेगी। तो आप सिविलियन से फिर मतलब नहीं रखोगे, आप जो है पूरी तरह से देखोगे, आप उस एटमॉस्फियर में ढल जाओगे। इसीलिए कम उम्र में भेजा जाता है एनडीए सीडीएस को कि ये अपना निर्णय ना ले सके। जो जैसे नहीं देखते हैं, कई बार क्या होता है, अगर आप अपने अधिकारी का निर्णय नहीं मानते हो तो क्या कहता है, कोर्ट मार्शल हो जाता है, होता है ना। तो इसीलिए कम उम्र में ये सब परीक्षाएं की गई हैं। इवन अभी जो है न्यूज़पेपर में पिछले हफ्ते ही आया था, डी सुब्बा राव जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि यूपीएससी की आयु जो है, एज है 24 कर दी जाए। यानी आईएएस की जो परीक्षा अभी 32 ईयर तक आप दे सकते हैं, उसको 24 साल करने की बात चल रही है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो 32 ईयर ओल्ड जो बच्चा जाएगा आईएएस बन के, कहां जाता है, लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है ना, तो वहां जब ट्रेनिंग करने जाता है तो वो परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। क्योंकि 30 साल का बंदा काफी मेच्योर होगा। जैसे अभी आप क्या है, अभी आप लोग हिमालय की नदियों की तरह हैं, हाँ रास्ते परिवर्तन बहुत करते हैं। हाँ, निकले थे बत्रा जो है और पता चला घूमने चले गए पार्क, तो जो है अभी क्या है, ये उम्र जो है भटकाव की अवस्था है। जैसे हिमालय की नदियां रास्ते परिवर्तन बहुत करती है ना, क्यों करती है, क्योंकि मुलायम चट्टानों में बहती है। तो उसी तरह से आप युवा अवस्था में हैं, तो मेच्योर स्टेज 30 साल में जब आईएएस बनता है और उसको जो ट्रेनिंग देने वाला है वो बोलेगा ये करो, तो कहेगा नहीं मैं ये करूंगा। तो इसीलिए आयोग की रिपोर्ट आई हुई है कि कम उम्र के बच्चों को भेजो, जिससे कि उनको हम कन्वर्ट कर सके। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, मेच्योर हो गए हैं, वो अपने हिसाब अपना कानून लगाते हैं। तो ऐसे में उनको ट्रेनिंग देने में समस्या आ रही है, तो इसलिए एज कम करने की बात की जा रही है। तो ये अंग्रेज क्या करते थे, 18-19 साल में ही आपका चयन कर देते थे। तो अब तो ये तो ठीक है, चयन कर देते थे, उसके साथ साथ आयु के साथ साथ आपको अंग्रेजी शिक्षा के लिए वो प्रवोक करने लगे कि आप इंग्लिश शिक्षा, चूंकि कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था, एक तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच में ठीक से कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था, तो ऐसे में भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया। किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, यही 1813 चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए
भेजे कि उनके अंदर अंग्रेजियत यानी हम हाड़ मांस से तो भारतीय हों लेकिन हमारे अंदर अंग्रेजियत झलकनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब क्या होगा, अंग्रेजी शिक्षा आपके मन में आएगी तो अब आप अंग्रेजों के जो अधिकारी हैं उनकी कार्य पद्धति को अच्छे से समझ सकेंगे और उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। अब हमारे भारतीयों के प्रति आपका इमोशन कम हो जाएगा। आपका इमोशन किसके प्रति होगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो वो यह चाहते थे, आप समझ रहे हो ना, वहीं से हमको बदलना शुरू कर दिए, वहीं से चेंजेस देखा जाए तो आज भी आप देखो हिंदी बनाम इंग्लिश मीडियम में कितना आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप देखो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हिंदी माध्यम का बच्चा है, तो दोनों में बड़ा अंतर आपको दिखता है क्योंकि उनको डेमोलाइज कर दिया जाता है। अभी यूपीएससी आयोग में मैं चूंकि आईएएस के भी बच्चों को पढ़ाता हूं बेटा, तो अभी जो है आईएएस का रिजल्ट आया था तो उसमें जो है एक बाड़मेर का बच्चा आया था हिंदी माध्यम से, हाँ, और बड़ा संघर्ष करके तैयारी करके आया था। तो इंटरव्यू बोर्ड में मैं भी बैठा था और साथ में हमारे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बैठे थे। वो जो है देख रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों से प्रश्न बड़ा अच्छा अच्छा पूछ रहे थे। जब वो हिंदी माध्यम का बच्चा आया और वो आया तो थोड़ा डरा डरा दबा दबा, क्योंकि उसके मन में शुरू से ये डाल दिया गया कि वहां पर तो सब अंग्रेजी बोलेगा। समझो क्या है, ये कहां से आया, यहीं से आया है, ये जो देन है वहीं से आई है। वो अब बगल में बैठे, मैं तो जो है वहां पर रिवोल्ट कर दिया भाई। मैंने कहा सर इससे भी आप क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैंने जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे से पूछा व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी, नहीं बता पाया, लेकिन वही हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछा, उसने अच्छी तरह से एलोबरेट कर दिया। तो मैंने उनको सर को बोला, हमने कहा सर उससे आप गांव के बारे में पूछ रहे हो कि वहां पर क्या है व्यवस्था, आप थोड़ा सा उससे अच्छे प्रश्न पूछो, देखो कैसे उत्तर देता है। वो भी पढ़ के आया है, ऐसे थोड़ी इंटरव्यू दे रहा है, वो भी मेंस क्वालिफाई किया है, इतनी इंग्लिश उसको आती होगी, इंग्लिश कंपलसरी पास किया होगा तभी तो मेंस में इंटरव्यू देने आया है। तो कहे हाँ बात तो यार सही कह रहे हो। हमने कहा सर आप पूछो, और वो सिलेक्ट भी हो गया। हाँ, हालांकि रैंक उसकी 400 या 500 आई है, बाड़मेर के एक छोटे गांव से, वहां पर पानी की बहुत समस्या रहती है। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब देखो, रिजल्ट चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये लैंग्वेज बार नहीं करता है। लेकिन ये लैंग्वेज का जो दंश है ये अंग्रेज की देन है, ये यही दे के गए हैं और वो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं उसको। इसको नहीं करना चाहिए। अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र है उसका भी सपोर्ट करो, जो हिंदी माध्यम का छात्र है इंग्लिश वाले को सपोर्ट करो और साथ लेकर के निकलो, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ये हम क्यों भूल जाते हैं, हम सब एक हैं। प्रियम्बल क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हाँ, सोवर्निटी, सोशल, सेकुलर, हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये सब जो शब्द है ना, ये बड़े शब्द। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, भारत में जनता का शासन है, जनता का रूल है। बेटा पीछे बात नहीं करते, हाँ, इतनी गंभीर बात चल रही है। हेलो, कहां हो, मुखर्जी नगर में ही हो ना, हाँ, तो प्लीज जो है कंसंट्रेट करो बेटा। हाँ, अभी जो है अगर बातों को नहीं तो ये निकल गया ना तो फिर पिक्चर समझ में नहीं आएगी, फिर बाद में दौड़ा दौड़ा के रील देखोगे। हाँ, तो इसलिए कंसंट्रेट रहोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यह जो है 1813 चार्टर एक्ट में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और क्या दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, चीन, चाय और ओपियम, अफीम के व्यापार को दिया गया। भाई इससे तुम अपना कमाई करना, अब आपका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना। प्रशासनिक शक्ति अभी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दी गई। ठीक, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से शासन करने लगी, प्रशासनिक व्यवस्था देखने लगी, लेकिन प्रशासन में भी क्या उसके कमियां थी। और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया, अब चलता रहा। लेकिन भारतीयों में अब जो है आशा की किरण जग चुकी थी, क्योंकि भारतीयों को बहुत सारे अधिकार दिए जाने लगे थे। तो इससे भारतीय खुश होने लगे। अब इसके बाद जो आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे अधिकार, यानी अब व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह के समाप्त कर दिया गया। ठीक, जो 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब आप चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते थे, चाय के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते थे, अब अफीम भी नहीं बेच सकते थे। ठीक, अब आप पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच रखिए बस।
और क्या हुआ, इसी समय 1833 में ही 1833 में ही भारत का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और याद हो तो 1929 में सती प्रथा का अंत सुना है ना, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसी समय दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ था, वो इतिहास में पढ़ोगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही। लेकिन 1833 में ही 1833 में ही लॉ कमीशन का गठन किया गया था, विधि आयोग बनाया गया था। सीधे सीधे प्रश्न आता है कि किस एक्ट के तहत लॉ कमीशन गठित किया गया था, तो कौन सा एक्ट है, 1833 चार्टर एक्ट। इसी के तहत ही लॉ कमीशन बनाया गया था, विधि आयोग। अब विधि आयोग का काम क्या था, विधि आयोग भारतीय लोगों के क्षेत्रों में जाकर के उनकी समस्याओं का रिपोर्ट तैयार करना, ठीक। और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक व्यवस्था दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन चल रहा था, अब उसको तो खाने की लत पड़ी है, उसको तो जो है रबड़ी मलाई खाने की आदत थी, अब वो उससे छीन लिया गया। तो वो क्या कर रहा था, भारतीय लोगों का बहुत ज्यादा शोषण कर रहा था, ठीक है। और ऐसे में आता है जो 1853 का एक्ट, ठीक है। अब जैसे देखिए इस समय तक क्या हो रहा था 1833 के तक, कि जो मिशनरीज था, ईसाई मिशनरीज का जो झुकाव था भारत की तरफ बढ़ने लगा, यानी टिल्ट ऑफ ईसाई मिशनरीज इन इंडिया, कैसे उसका जो है टिल्ट हुआ, इधर की ओर क्यों बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि भारत के पास बहुत सारा संसाधन था और भारतीय लोगों को अच्छे से कंट्रोल करना अंग्रेजों को आ गया था। अब जो है ईसाई मिशनरीज का काम क्या था, कन्वर्ट करना, यानी हिंदू धर्म से उनको ईसाई बनाना। यह काम बहुत तेजी से चल रहा था। यह भी असंतोष भारत में शुरू होने लगा, क्योंकि आज जो हो रहा है, स्वेच्छा से आप क्रिश्चियन बन सकते हो। हमारा संविधान अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है, आर्टिकल 25 to 28 सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी हमारी जो अंतःकरण है, हमारा मन करता है कि हम जैन धर्म ज्वाइन कर लें, हमारा मन करता है कि हम क्रिश्चियन बन जाएं। तो अगर आप स्वेच्छा से कोई धर्म धारण करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती इनको हिंदू धर्म से आप क्रिश्चियन बनाते हैं, तब आप गलत कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से उस समय क्या कर रहे थे कि ये जो ईसाई मिशनरीज थे, ये भारत में काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे, फिर उनको धीरे धीरे अपने धर्म की ओर आकर्षित करने लगे। यहां पर तो मैं नहीं कह सकता, आप साउथ इंडिया में जाइए। बेंगलोर में मैं लास्ट 5 ईयर जब कोरोना काल में, वहीं पर मैं बायजूस में भी पढ़ाता था, ठीक है। तो वहां पर जो है मैं देखता था, तो मैं ऑफिस चलाता था, तो मेरे जो है वाइफ और बच्चे जब घर में रहते थे, तो हर तीसरे पांचवें दिन ईसाई मिशनरीज वाले आ जाते थे कागज वगज लेके, और पूरा लाभ बताते थे कि इस धर्म को ज्वाइन करोगे तो कितना आपको फायदा होगा, आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आपको जो है बहुत पैसा दिया जाएगा, आप हमारा धर्म ज्वाइन कर लो। इस तरह का वहां पर हर तीसरे पांचवें दिन मार्केटिंग करने वाले आ जाते थे कि ये वाला धर्म ज्वाइन कर लो। तो इसी तरह से 1833 में ईसाई मिशनरीज बहुत तेजी से भारत में पनपे, और भारत में कहां पर गए, ये ट्राइबल एरिया में गए, क्योंकि दे आर इनोसेंट पीपल। ये जो जैसे हमको आपको आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप पढ़े लिखे हो, आपको अगर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो आप गुस्सा हो जाओगे कि नहीं मेरे धर्म में क्या कमी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। तो वो क्या किस पे हिट किए, जो इनोसेंट पीपल है, सीधा साधा व्यक्ति है। तो ट्राइब्स, उनको व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं था, वो तो जंगल में रहते थे, तो वो जंगल में काम कर रहे थे, तो इधर से वो गाड़ी से जा रहे थे, हाँ फादर साहब गाड़ी से जा रहे थे, और गाड़ी का पिन जो है, स्टार्टिंग जो पिन होता निकाल दिए। अब जो है आवाज दिए हेल्प हेल्प कर रहे थे, तो वो लोग पहुंचे और बोला कि इस गाड़ी को हमारी मदद करिए कि स्टार्ट हो जाए। अब उससे ठेलवा रहा है कि ठेल रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो बोला कि अपने गॉड का नाम लो। तो जो इस भाई जैसे अपने ट्राइबल एरिया में अलग अलग भगवान होते हैं ना, वहां वो नेचर की पूजा करते हैं, मुंडा महाराज, बिरसा मुंडा, इस तरह के। हाँ, तो अब वो अपने भगवान का नाम लिया, तब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब जो है अंग्रेज क्या किया, पिन लगा दिया
अब पिन लगाने के बाद कह रहा है अब मेरे गॉड का नाम लो, और गॉड का नाम लिया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो कहा देखा मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे उन्होंने कन्वर्ट किया, इमोशनल अत्याचार करके उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जो है धर्म परिवर्तन कर दिया। ठीक, तो इस तरह से ईसाई मिशनरीज का भारत में आगमन बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, 1833 चार्टर एक्ट में क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ोगे कि बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, और दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, और यहां पर ईसाई मिशनरीज का बहुत तेजी से यहां पर वृद्धि होने लगी। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो है ये विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक, और ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीट समाप्त किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रह गया? एडमिनिस्ट्रेशन करना रह गया। ठीक, फिर जो है आता है 1858 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। अब 1858 के पहले थोड़ा सा 1857 की क्रांति में आपको जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इतिहास आप पढ़िएगा तो वहां आपको बताएंगे। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो सामाजिक, आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हाँ, और क्या था? सैनिक कारण भी था। हाँ, अब सैनिक कारण में क्या था? सुअर की चर्बी और कारतूस, ठीक, गाय की चर्बी। तो अब देखिए क्या हो रहा था यहां पर, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का कारतूस उसको मुंह से खींच करके दगाया जाता था। तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है नाराज हो गए, क्योंकि दोनों धर्मों का अपमान हो रहा था, और इधर ईसाई मिशनरीज बढ़ रही थी। इसकी वजह से आंतरिक असंतोष तो था ही हम लोगों में, लेकिन अब उसको व्यक्त कैसे किया जाए? तो ये सब समस्याएं जो है पूरी तरह से घर कर रही थी। और भारत में आर्थिक समस्याएं भी थी, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण, बहुत सारी कुरीतियां थी। हाँ, ऊंच नीच की समस्या, ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। हाँ, बहुत कंजर्वेटिव थे हम लोग। हाँ, बहुत सारा जो है जो दलितों का, हाँ, और पिछड़ों का बहुत शोषण हो रहा था, गरीबों का शोषण हो रहा था। तब जो है 1857 की जब क्रांति होती है तो पूरे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाती है। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और इस तरह से महारानी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है ट्रांसफर हो गया किसके हाथों में? क्राउन के हाथों में सत्ता आ जाती है। और इस तरह से अब ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत की देखरेख करेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार अब, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार, हर व्यापारिक अधिकार, सब कुछ छीन लिए गए। उसे बोला कि अब जाओ तुम ब्रिटेन में आनंद लो। अब यहां पर ब्रिटिश सरकार पूरा देखरेख करेगी। तो हम लोग 1858 से लेकर के 1947 को दूसरे चैप्टर में करेंगे। यहां से 1773 से लेकर के 1833, इवन 1853 में भी कुछ पॉइंट आए, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, ये सब चीजों का खुली छूट दे जाने लगी। ये सब बातें 1853 एक्ट भी थोड़ा सा पॉइंट्स लिखवाएंगे। तो इस तरह से यह जो है पहला चरण जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, कहां से कहां तक था? 1773 से लेकर के 1853 तक, और 1858 से शुरू हो जाता है किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का शासन, ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1858 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1893 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेज फॉर रिफॉर्म, एंड 1935 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, और 1947 का फ्रीडम एक्ट। तो ये क्या हो गया? नहीं तो अभी कहां लिखवा रहा हूं, अभी तो बोल रहा हूं ना, अभी तो बोल रहा हूं बेटा। तो ये वाला दूसरा वाला हम दूसरे चैप्टर में, दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या? थक गए? हाँ, अब चलो बता दो फिर, ठीक है। चलिए पीछे जो है बताएंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। वेरी गुड। सबसे लास्ट में बेटा आप बच्चे बताना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा भाई बताएगा। बताओ बेटा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। हाँ, चलो आप बताओ
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का मैंने गवर्नर थोड़ी कहा था, इसीलिए कह रहा हूं ना बेटा, इसमें खूब कंफ्यूजन करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आप बताइए बेटा कि भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया किस एक्ट के तहत दिया गया था? जिससे पूछूंगा वही बताना है। हाँ 1813, वेरी गुड, 1830, हाँ 1813 में चार्टर एक्ट के तहत। आप बेटा बताओगे कि लॉ कमीशन किस एक्ट के तहत बनाया गया था? लॉ कमीशन, विधि आयोग, विधि आयोग किस एक्ट के तहत बनाया गया था? वेरी गुड, 1833 चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। आप बताएंगे रेड शर्ट, आप बताएंगे जो है ओपियम यानी जो है अफीम, ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार को किस एक्ट के तहत दिया गया था? किस एक्ट के तहत कार्य करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था? हाँ मुस्कान तो अच्छी है आपकी, क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ आप बतिया रहे थे इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ चलो बेटा आप बताओ। 1813, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट के तहत। इसीलिए बेटा कहता हूं ना, कंसंट्रेट होके सुनोगे तो बहुत अच्छे से करोगे। हाँ और बैक बेंचर सोचते हैं कि हम पीछे बैठे हैं, कौन देख रहा है? हम सब पे नजर रखते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए पीछे वाले ये मत सोचा करो कि मैं देख नहीं रहा हूं, मैं तो बस अवॉइड करता हूं कि चलो अब शांत हो जाए, अब शांत हो जाए। हाँ किससे नहीं पूछे? अभी पूछ रहा हूं ना, आ जाओ। चलो आप बताओ कि स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जिससे वो पूछे वही बोलेगा, नहीं तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, एक कैडबरी की टॉफी। हाँ सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब जो है आप बताएंगे कि सती प्रथा एक्ट कब समाप्त हुआ था? हाँ अच्छा 1829, हाँ ठीक है, वेरी गुड। उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? लॉर्ड बेंटिक, वही तो फिर भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, ठीक। चलो आप बताओ बेटा 1833 में भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? हाँ 1833 में भारत का गवर्नर, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल पहला बना था, कौन बना था? गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 चार्टर एक्ट के तहत बना था, ठीक। आप बताएंगे कि भारत का प्रथम, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? जिससे पूछे वही बोलेगा। कोई बात नहीं, कॉपी मत देखो, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, क्लास में ही है, इसमें कौन सी बेइज्जती, बाहर न बात पता चले बस, और क्या, अंदर की बात अंदर रहेगी, हम नहीं बताएंगे किसी से। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और तुम नन्हे मुन्ने बच्चे, हाँ तेरी मुट्ठी में क्या है, जल्दी से बता दे। हाँ तो क्या है क्वेश्चन? पहला, बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ तो कुछ समझ में आया था जो इतनी देर हम बोले? कुछ समझ में आया कि नहीं बेटा? नहीं समझ में आया, एक भी नहीं समझ में आया? तुमने तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया। हाँ कुछ नहीं समझ में आया? तुम मिलना बेटा, हाँ तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, हाँ तुमको बताएंगे। हाँ तो बच्चे घबराना नहीं, हाँ खूब अच्छे से नोट डाउन करोगे, खूब पढ़ के आओगे, ठीक है। अच्छा ये बता दो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तुमसे एकदम सरल पूछा हूं, सबसे पहला एक्ट कौन सा बताया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सबसे पहला एक्ट कब आया था? सबसे पहला क्या बताया था? 1773, गुड, बता दिया ना, देखो। हाँ तो इस तरह से 1773, हाँ तो धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा, हाँ समझ में आएगा। नहीं आए तो पूछ लिया करो, हाँ एकदम डरना नहीं है। हाँ खूब देखो, क्लास में जितना हो सके आप लोग पूछो बेटा, हाँ यही उम्र है, यहीं पर सीख लोगे, क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ और इससे जो है आपका, हम लोग लास्ट में 5-10 मिनट ये सेशन जरूर रखेंगे, रिवीजन सेक्शन, हाँ कि हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। हाँ हम लोग लिख, मतलब देखो सिर्फ ये पांडुलिपि तैयार करने से काम नहीं चलेगा, इसको याद करना भी बहुत आवश्यक है। हाँ इसको याद करना भी बहुत आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? आप बताना बेटा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी?
पिट्स इंडिया एक्ट कौन अच्छा हाथ उठा दिया करिए जिसको आता रहे। हाँ, बताना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? अब खुला है, वो नहीं बता पाए तो अब कोई भी बता सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और कब हुई थी? 74 में। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? हाँ, चिंपांजी नहीं, एलिजा एम्पे थे। हाँ, चिंपांजी नहीं। हाँ, तो इस तरह से यह जो है एलिजा एम्पे को बनाया गया था। अच्छा, एलिजा एम्पे, मुझे लगा चिंपांजी बोल रही हो। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से ठीक है। और चलिए अब आप बताएंगे बेटा, बहुत देर से अभी आपसे नहीं पूछा कि जो है ट्रेड और पॉलिटिकल इश्यूज ये दोनों अलग अलग बनाए गए किस एक्ट के तहत? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग अलग बनाया गया किस एक्ट के तहत? वेरी गुड, पिट्स इंडिया एक्ट से तहत 1784 में जो है क्या किया गया? ट्रेड मामले और जो है पॉलिटिकल मामले को अलग कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, अब जो है एक और प्रश्न है जो कि आप बताओगे बेटा, आप हाँ आप बताएंगे कि जो है ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको और किस किस प्रेसिडेंसी का कार्य दिया गया था? ट्राई करो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा टफ है आपसे प्रश्न। बंगाल का गवर्नर जनरल और किस किस प्रेसिडेंसी का काम कर रहा था? मद्रास, गुड, मद्रास एंड मुंबई। हाँ, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी का काम देखता था। ठीक, और ईसाई मिशनरीज किस एक्ट के तहत बहुत तेजी से आगमन हुआ? 1833 एक्ट के तहत। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज का बहुत तेजी से भारत में आगमन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा है, आप लोग सब आंसर दिए। हाँ, और हम लोग जो है इसको नोट डाउन भी करा देंगे, कुछ पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, और यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो हाँ, सब लोग, तुमको नहीं आया? पहली क्लास थी तुम्हारी? हाँ, तो करना बेटा। हाँ, थोड़ा सा अपने दोस्तों से भी सीखो, बगल में जो बैठे हैं, हाँ, पड़ोसी दोस्तों से दोस्ती करो। ठीक है, हाँ बेटा, कुछ कह रही हो? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड, इसको कहते हैं निदेशक मंडल कहते हैं। ठीक है, और जो है एक नियंत्रक मंडल होता था। तो नियंत्रक मतलब क्या हो गया? नियंत्रक यानी कंट्रोलर। तो कंट्रोल किस पे करेगा? व्यापारिक मामलों पर। और डायरेक्टर क्या है? निदेशक, वह जो है पॉलिटिकल मामलों को देखेगा। तो जैसे कि आर्थिक मामले हो गए, हाँ, जैसे कि जो है यहां पर कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है, ये सब चीजों को देखता था। ठीक, हाँ, कोर्ट ऑफ, देखिए ये जो है पहले तो सारा एक ही में था, वो तो अलग कर दिया गया, विभाग अलग कर दिया गया। अभी तो आप देखोगे ना 1861 में विभागीय प्रणाली बना दिया जाएगा, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। फिर तो अलग अलग, यानी ये हेल्थ ये देखेंगे, हेल्थ इश्यूज, वाणिज्य इशू ये देखेंगे, तो और चीजें बड़ा बांट दी जाती हैं। था वही, लेकिन थोड़ा सा उसमें टिल्ट किया गया, उसमें थोड़ा सा अलग कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, हाँ बेटा। हाँ, पॉलिटी में बेटा किसी भी चीज का इतिहास होता है ना, इसीलिए जो है कि अरे इतिहास में तो मैं गया ही नहीं। अरे अभी आप इसको अगर इसको इतिहास का टीचर पढ़ा रहा होता तो अभी तुमको कर्नाटक युद्ध में ले गया होता। हाँ, इसको अभी कर्नाटक, इवन ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 दिन चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ संवैधानिक बातों की ही जिक्र करना है। हमको ये नहीं करना कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, वो सब इतिहास का विषय। इसीलिए मैं ब्रीफ में आपको बता करके संवैधानिक पोस्ट पे आ गया, जो मेन संवैधानिक बिंदु थे। हाँ बेटा, आप क्या विधि आयोग जो लॉ कमीशन है आज भी वो है। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ कमीशन, विधि के अनुसार आयोग का गठन किया जाता है। यानी देश में कोई भी विधि बनाई जाती, किसी भी आयोग बनाया जाता है तो आयोग वह जांच करती है, हाँ, कि यह जो है इस, जैसे मान लीजिए कि 302 धारा है, तो 302 की धारा के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है,
तो क्या ये सही है, इस पर रिपोर्ट वो बनाती है, तैयार कर, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए ये शुरू तो इनका हो गया था, लेकिन जो ज्यादा झुकाव हुआ वो 1833 के बाद बहुत तेजी से झुकाव हुआ, ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट में दिए गए थे, नहीं उसमें भी थे, लेकिन छुपे छुपे रहते थे। अब क्या है, फुल, अब इनको अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, हम भारतीय मार के भगा देते थे, अब आप भगा नहीं सकते थे, इसलिए। हाँ, 1833 में ये कानून पारित किया गया तो यहां पर अपना ऑफिस खोल सकते हैं, तब वो तेजी से बढ़ा। 1833, 1833, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से चीजों को, इसको फिर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो जाइए, खाइए पीजिए, मौज करिए, हाँ, पढ़ाई करिए, ठीक है, मौज नहीं, हाँ, अभी जब तक एग्जाम है खूब पढ़िए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, हाँ, खूब पूछेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है बेटा। हाँ हाँ बोलो, लिखवा देंगे, पीडीएफ सर को दे देंगे, उनसे ले लेना, ठीक है। वो ग्रुप तो बना ही होगा आप लोग, ठीक है बेटा।